नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स तकदीर पार्ट 2। बात तो ठीक है, पर हम इसका करेंगे क्या? इसे सहेज कर रखेंगे और इसका मुरब्बा बनाएंगे। अबे कभी तो अक्ल की बात किया कर, हम इसे बेचेंगे। मगर गोविंद, हम इसे बेचेंगे कहाँ? उन्हें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। फिर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो औलाद चाहते हैं। हम चोर थे और चोर ही रहते जीवन भर, पर लगता है तकदीर मोड़ ले रही है। अपने महाराज निसंतान है, चलकर सौदा कर ले। कहता तो तू ठीक है, पर महाराज इसे क्यों लेंगे? नहीं लेंगे तो क्या हमें फांसी पर चढ़ा देंगे? हम इसे वापस लाकर अपने आप पाल लेंगे, तब यह बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इधर राजमहल में एक और ही मसला उठ गया। राजवैद्य, महारानी कैसी हैं? वो ठीक तो हो जाएंगी? क्या बीमारी है उन्हें? महाराज, उन्हें होश तो आता है, मगर अपना बच्चा ना पाकर वह फिर बेहोश हो जाती है। लेकिन वैद्य जी, इसका कोई उपाय तो होगा। महारानी जी की जिंदगी तभी बच सकती है जब उनकी गोद में कोई बच्चा डाल दिया जाए, अन्यथा उन्हें नहीं बचाया जा सकता। भाग्य की विडंबना से कौन लड़ पाया है वैद्य जी? जैसी ईश्वर की मर्जी। महाराज, मेरी राय में किसी का नवजात बच्चा लाकर महारानी की गोद में डाल देना उचित होगा। लेकिन कौन माँ हमें अपने कलेजा का टुकड़ा निकाल कर देगी? आप पूछताछ तो कीजिए, शायद किसी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो और वह एक हमें दे दे। उसी पल आकर द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, 2 नागरिक एक नवजात बालक को लेकर आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। जाओ और उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। उधर द्वार पर खड़े दोनों चोर आपस में बातें कर रहे थे। बच्चे के तन पर रेशम का वस्त्र है, इसका यदि हम रुमाल बना लें तो कैसा रहे? मगर रुमाल 2 बनेंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। इस बात पर सहमति हो गई और कपड़ा उतार लिया गया। आइए, महाराज आपको अपने निजी कक्ष में बुला रहे हैं। अब कहो, हमने तो पहले ही कहा था कि महाराज हमसे अवश्य मिलेंगे। और दोनों चोर द्वारपाल के साथ महल के अंदर चल दिए। और भाग्य की विडंबना देखिए कि ठीक उसी पल दाई ने रोते हुए आकर महाराज को कहा, महाराज, महारानी जी हमें सदा के लिए छोड़कर चली गई हैं। असंभव, अभी मेरी दवा का असर होगा, मैं जाता हूँ। और राजवैद्य वहां से चले गए। राजवैद्य के जाने के बाद बच्चा किसी ऊंचे कुल का प्रतीत होता है। राजवैद्य की बात मानकर इस बच्चे को अपना लूं तो कैसा रहे? महाराज, आप क्या सोचने लगे? बच्चा लीजिए और हमें इनाम देकर विदा कीजिए। यह पहला काम तो हमने ठीक किया है। उसी वक्त राजवैद्य वापस लौट आया और उसने बताया कि महारानी जीवित तो हैं, मगर अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी हैं। महाराज, अगर आपने इस बच्चे को रखने का फैसला कर लिया है तो यह ठीक रहेगा। शायद महारानी भी ठीक हो जाए। ठीक है, आप बच्चा ले जाकर रानी की गोद में डाल दें और कह दें कि यह उनका पुत्र है। और राजवैद्य बच्चे को लेकर चले गए। महाराज ने दोनों चोरों को भरपूर इनाम देकर विदा किया। चोरों ने पहला काम जीवन में भलाई का किया था, वह भी खुश थे। और यह बात कोई नहीं जान सका कि जो बच्चा पुनः महारानी की गोद में आया है वह वास्तव में उन्हीं का पुत्र है। जमुना भी यह न जान पाई। महाराज ने न जाने किसका बच्चा ले लिया है। क्या उन्हें जाति और धर्म की परवाह नहीं? जब उन्हें ही परवाह नहीं तो आपको क्या चिंता है? अब तो आप ईश्वर से दुआ करें कि आप माँ बने। दिन बीतते गए। महारानी का पागलपन धीरे धीरे ठीक होता गया। वे उस बच्चे को वैसे ही प्यार करने लगी जैसे वह उनका अपना बच्चा हो, और उन्हें बताया भी यही गया था। मैं यह बात नहीं समझ सकी कि पहले यह क्यों कहा गया कि मैंने पत्थर को जन्म दिया है, राज ज्योतिषी की एक भविष्यवाणी के अनुसार। मगर वह सब आप क्यों सोचती हैं? क्या भविष्यवाणी की थी राज ज्योतिषी ने, मुझे बताओ। यही कि यदि रानी जी को सर्वप्रथम बता दिया कि पुत्र हुआ है तो राजा जी पर संकट आ जाएगा। कुछ देर बाद बताने से कुछ नहीं होगा। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। रानी कालिंदी ने भी कुछ वर्ष बाद एक पुत्र को जन्म दिया। तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब महाराज अपने पुत्र को देखने आए। आखिर भाग्य ने हम पर रहम कर ही दिया। यह इस देश का भावी सम्राट है महाराज। उधर बड़ी रानी का पुत्र भी 10 वर्ष का हो गया था। बड़ी रानी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। और पंडित के पास पलने वाला कुमार भी बड़ा हो गया था। पंडित ने उसकी जन्म कुंडली बनाई और उसका भविष्य जाना। मैंने इसकी कुंडली बना ली है और रेखाएं भी देखी हैं। हमारे बच्चे के भाग्य में राजयोग दिखता है। नहीं, हमारा बेटा भगवान का उपासक बने तो ठीक है, जालिम शासन न बने। तुम नहीं जानती, पुराने काल में ब्राह्मण भी शासक रहे हैं, और फिर सभी शासक जालिम नहीं होते, सभी अन्याय नहीं करते। फिर भी अनजाने में हुए अत्याचार को भगवान माफ कर देते हैं।
जिनके माँ बाप के पास 2 वक्त ठीक से खाने के लिए न हो, उनका बेटा बड़ा होकर शासक कैसे बन सकता है? भाग्य की बात है, क्या पता पल भर में क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे बेटे ने काशी जाना है, उसकी तैयारी करो। काश हमारा बेटा यहीं पढ़ता, मगर पुराने रीति रिवाज जो हैं। एक तरफ पंडित ने अपने पास पलने वाले बालक का नाम अजय रखा, तो दूसरी ओर रानी के पास पलने वाले बच्चे का नाम विजय रखा गया और कालिंदी के बेटे का नाम प्रलय रखा गया। अजय काशी पढ़ने जा रहा था। प्रणाम माँ जी, मैं जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, दीर्घजीवी बनो पुत्र, शीघ्र सफल वेद पाठी बनकर लौटो और हमारा नाम रोशन करो। और इधर महलों में पल रहे विजय की रुचि शस्त्र विद्या सीखने में बढ़ती जा रही थी। शाबाश बेटे, क्या शानदार बचाव किया। इस बालक की रगों में किसी तेजस्वी पिता का रक्त है। ललाट की रेखाएं और नयन कितने सुंदर हैं, मेरी ही तरह। काश यह हमारा पुत्र होता। लेकिन महाराज को क्या खबर थी कि वास्तव में विजय उनका ही बेटा है। इसी प्रकार 16 वर्ष बीत गए। अब अजय पूर्ण रूप से जवान हो गया था। इन दिनों वह काशी के विद्वान पंडित शुक्रदेव के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अजय, एक ब्राह्मण को जिस ज्ञान में निपुण होना चाहिए, तुम उससे भी आगे निकल चुके हो। अब तुम अपने माता पिता के पास जा सकते हो। गुरुदेव, ज्ञान ध्यान में निपुण होकर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी इच्छा द्रोण की तरह शस्त्र विद्या में भी निपुण होने की है। ठीक है, तुम सप्तदेव के आश्रम में रहो। इस विद्या के वह सबसे बड़े ज्ञाता हैं। और अपने गुरु की आज्ञा पाकर अजय सप्तदेव के आश्रम में आ गया। सप्तदेव ने उसे शस्त्र विद्या सिखाना शुरू कर दी। महान आश्चर्य, केवल 1 वर्ष में इस बालक ने इतनी प्रगति करके मुझे अचंभित कर दिया है। यह अलौकिक प्रतिभा का स्वामी है। एक दिन यह प्रसिद्ध होगा। और 4 वर्ष बाद जब वह 20 वर्ष का हुआ तो शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था। उसने सप्तदेव के आश्रम से विदा ली। जाओ शिष्य, तुम मेरे अलौकिक शिष्य हो, चमत्कारी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो। गुरुदेव, आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि सारी विद्या मानव कल्याण में प्रयोग करूं। इधर महाराज वृद्ध हो चले थे और उन्हें चिंता थी कि राज्य की बागडोर वह किसके हाथ सौंपे। राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रलय सिंह को राजा बनाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि प्रलय का तो स्वभाव ही निराला था। दुष्टा, तुझे नहीं मालूम कि हम यहाँ के भावी सम्राट हैं। हमारी सुख सुविधा का ख्याल रखा करो। क्षमा अन्नदाता, जीवन दान दो। युवराज, हमारे राज्य में नारी को पांव की ठोकर नहीं मारी जाती, चाहे वह दासी ही क्यों न हो। मैं राजा बनते ही इस कानून को बदल दूंगा। आप जाइए। कालिंदी, तुमने अपने पुत्र को क्रूर बना दिया है। उसे जनता ने राजा मानने से मना कर दिया है। जनता का क्या है, यह तो शासक पर है कि वह कैसे शासन करता है। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन इस राज्य का पतन निश्चित है। आपने अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत किया है, उसे अधिकार है अपने ढंग से जीवन जीने का। महाराज कालिंदी को समझा न सके। किंतु एक दिन, आज वार्षिक उत्सव पर हर वर्ष की तरह अनेकों क्रीड़ाओं के साथ रण कौशल भी देखा जाएगा। 2 वर्ष से युवराज प्रलय सिंह निर्विरोध जीतते आ रहे हैं। क्या इस वर्ष किसी की तलवार उनके सामने उठ सकेगी? बड़ी रानी के पास उसका बेटा विजय बैठा था। वह बोला, माँ, आप आदेश दें तो मैं इस बार प्रलय का सर झुका दूं। 2 वर्षों से आप मुझे रोकती रही हैं। नहीं बेटे, यहाँ तो षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ है। कालिंदी यह नहीं सहन करेगी कि उसका पुत्र हार जाए। किंतु माँ, यह तो खुली प्रतियोगिता है। इसमें किसी को भी खुलकर सामने आने का अधिकार है। पर वह अधिकार तुम्हें नहीं। और अब मुझसे बहस मत करो, तुम स्वयं समझदार हो। अपनी विवशता बड़ी रानी खूब समझती थी। जब राजकुमार प्रलय के मुकाबले रण कौशल दिखाने की घोषणा सुनाई गई। महाराज, इस प्रतियोगिता में युवराज का घमंड चूर करने के लिए मैं सामने आता हूँ। मगर तुम तो ब्राह्मण पुत्र हो। तभी युवराज प्रलय सिंह चीख उठा, ब्राह्मण होकर शस्त्र उठाने चला है, जाकर भिक्षा मांगकर पेट भर। मैं ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। इतने अहंकारी न बनो युवराज। अगर रगों में वीर माता का रक्त है तो आओ और मुझसे लड़ो। आपके पुत्र और भावी सम्राट का अपमान हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। बेटा, शक्ति हो तो अपमान का बदला ले लो। यह तो खुली प्रतियोगिता है युवराज। लगता है इस बार प्रलय सिंह को एक ब्राह्मण के हाथों हारना होगा। अगले ही पल प्रलय क्रोध में भरकर मैदान में आ गया। मेरा नाम प्रलय सिंह है। प्रलय का अर्थ तो जानता है ना तू। स्वागत है युवराज, आज देखेंगे आप कितने पानी में हैं। मैं अपने सामने भौंकने वाले कुत्तों को पुनः भौंकने के लिए जिंदा नहीं छोड़ा करता भिखमंगे। यह प्रतियोगिता है या हिंसा के लिए स्वतंत्र युद्ध। मैं इस प्रतियोगिता की भावना नहीं समझ सका। और फिर दोनों भिड़ गए।
तलवारबाजी के नए नए पैंतरे देखकर महाराज ही नहीं, सारी जनता भी वाह वाह कर उठी। पहले ही क्षणों में प्रलय सिंह की तलवार टूट गई। वह अजय के मुकाबले अनाड़ी था। निराश न हो युवराज, आपको तो तलवार पकड़नी तक नहीं आती। एक और नई तलवार मंगवा लो। मैं इससे अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। अगले पल प्रलय मैदान छोड़कर बाहर चला गया। देखा, तुम्हारा पुत्र हार जाने के बाद कैसे मैदान छोड़कर भाग गया। क्या अपमानित होने के लिए रुका रहता? आपने ही कोई घात की है युवराज के साथ। कौन है ये युवक? आरोप लगाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैं स्वयं नहीं जानता वह कौन है। जाओ, उसे अपने हाथों से पुरस्कार की राशि दो और उसका परिचय भी प्राप्त कर लो। मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करूंगी। रानी कालिंदी का यह रूखा जवाब महाराज को बड़ा नागवार गुजरा। महाराज ने फिर कालिंदी को कुछ न कहा। वह सिंहासन से उठकर आए और उस युवक को पुरस्कार दिया और उसका परिचय लेने की बात बोले। हम तुम्हारी बहादुरी पर मुग्ध हैं। कभी समय मिले तो राजमहल में आकर हमसे मिलना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और इसी के साथ वार्षिक उत्सव समाप्त हो गया। किंतु प्रलय के हृदय के अंदर ईर्ष्या का बीजारोपण हो गया था। महाराज ने मेरा अपमान किया है, मैं सहन नहीं कर सकता। उस ब्राह्मण पुत्र को खोजो और खत्म कर दो। सारे रोग की जड़ वही है। क्यों न मैं महाराज को ही खत्म कर दूं? राज्य पर मेरा अधिकार होगा। खबरदार, जो ऐसा कहा वह मेरा सुहाग है मूर्ख, और तुम्हारे पिता हैं। जाते जाते सुन लो, अगर तुम्हारे यही विचार रहे तो राजद्रोह का दंड भोगोगे। लगता है अब माँ भी मेरे विरुद्ध हो गई है। देख लूंगा इसे भी। अवसर पाकर एक दिन अजय महाराज से महल में मिला। तलवार पर तुम्हारी पकड़ को देखकर लगता है तुम इस कला में पारंगत हो। यह सब तो गुरुजनों, माता पिता और महाराज की कृपा है। हमारे दो पुत्र हैं, प्रलय और विजय। तुम उनके गुरु बन जाओ। किन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से मैंने प्रलय को युवराज बनाया है, जबकि विजय को शस्त्र ज्ञान उससे ज्यादा है। महाराज का आदेश सर आंखों पर। किंतु एक प्रश्न है, क्या आप यह उचित समझते हैं कि एक क्रोधी और क्रूर व्यक्ति शासक हो? हम उसकी मां को दिए वचन से बंधे हैं। परंतु राजनीति कहती है कि राजा द्वारा किसी को दिए गए वचन का मूल्य तभी तक होता है जब तक उस वचन से प्रजा का अहित न हो। यदि ऐसा हो तो वचन भंग किया जा सकता है। हम राजपूत हैं, अपने दिए गए वचन का पालन मरकर भी करते हैं। तब तो पहले उस वचन का पालन कीजिए जो आपने प्रजा से राज्याभिषेक के समय किया था। सभी राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रजा की भलाई के लिए ही वह जीवित रहेंगे। हाँ, यह वचन हमने भी अपनी प्रजा को दिया था। तो महाराज, पहले उस वचन का पालन हो, फिर रानी को दिए वचन पर विचार हो सकता है। तभी वहां धड़धड़ाता हुआ प्रलय सिंह आया। बकवास बंद करो। यूं बिना आज्ञा के तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रलय। महल में रहते हो और यहाँ के कानूनों को नहीं जानते। राजा किसी की आज्ञा का मोहताज नहीं होता और हम यहाँ के होने वाले राजा हैं। लेकिन हम अभी विचार कर रहे हैं कि तुम्हें राजा बनाया भी जाए या नहीं। ओह, तो बुढ़ापा आते आते तुम्हारी नीयत में फर्क भी आ गया है, पर इसका इलाज है मेरे पास। उस पिता को मेरी नजरों में जीने का कोई अधिकार नहीं जो पुत्र को सरेआम अपमानित करता है। आह युवराज, यह क्या? इस सारे राज के षड्यंत्र का क्या बना? कालिंदी का बेटा प्रलय राजा बना या बड़ी रानी के दोनों पुत्रों में से कोई? प्रलय का क्या हुआ? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो तकदीर का फैसला में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।